क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए हुए हैं। किसान मजदूर जनजाति आंदोलन जो था, किसान अपनी मांग रखना चाहते थे। ये 2-3 भागों में हमारा भारत बटा था। एक तरफ रियासतें थी, एक तरफ कंपनियां थी जिन्होंने एक शासन के रूप में भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था। चलिए, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? असंगत माने होता गलत है, ठीक है। और गलत बताना है। जैसे पहला है ऑप्शन है, मोपला आंदोलन विद्रोह जो था वो मालाबार क्षेत्र से हुआ था, ये तो सही है। दूसरा है एक आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला है, बहराइच है, सीतापुर है, यहाँ से हुआ था, ये भी सही है। अगला है पवना विद्रोह जो हुआ था वो महाराष्ट्र से नहीं हुआ था, यही गलत है, ठीक है। और जो तेभागा आंदोलन जो हुआ था वो बंगाल से हुआ था, ये सही है। तो इसमें बताना कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो ये है पावना विद्रोह जो हुआ था, ये यूसुफ शाही परागना, अब जो बांग्लादेश में स्थित है, वहाँ से हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्रोह के बारे में, एक विद्रोह हुआ था बस्तर विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो ऑप्शन है 4, जिसमें है कांगेर जंगल के धनगरों ने पहल की थी, गलत है। गांव नेतनार में पहल आरक्षण हुआ था, ये गलत है। ब्रिटिश आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी क्या थी कि गुंडाधर को पकड़ने में कामयाब रही थी, ये भी गलत है। 4th है तुम्हारा ऑप्शन, ये सही है। आरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र 1910 से पहले योजना के लाभ लगभग आधे हिस्से तक काम कर दिया गया था, ये सही है। ऐसा था, बस्तर विद्रोह 1910 के समय में सबसे बड़ी जीत यह थी कि आरक्षण काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना में लगभग आधा कर दिया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व नेथनार गांव के एक आदिवासी नेता जिनका नाम गुंडाधर था ने किया था। गुंडाधर को ब्रिटिश पकड़ने में नाकाम रही थी। इतने खतरनाक ये आदिवासी नेता थे, ये जंगलों में जा कर अपना आप को छिपा लेते थे। अगला क्वेश्चन है नामधारी या कूका आंदोलन की उत्पत्ति सिख साम्राज्य के कौन कोने में हुई थी, यानी किस कोने में हुई थी जो शाही धूमधाम और भव्यता के स्थानों से दूर रहता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है तुम्हारा, पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व, चौथा है दक्षिण। तो इसकी हुई थी उत्तर पश्चिम। ऐसा था, नामधारी या कूका आंदोलन की उत्पत्ति सिख साम्राज्य के उत्तर पश्चिम कोने में हुई थी, जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है इस टाइप में, या फिर लाहौर का पूरा जो पाकिस्तान में पहुंच चुका है वहाँ हुई थी, जो शाही धूमधाम और भव्यता के स्थानों से दूर था। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया। ऐसा था, जो सिख समाज था ना, वो सिर्फ एक रक्षा ही करता था लोगों की, वो ना ही किसी प्रकार का धूमधाई या शाही भव्यता का एक अनुपालन करता था, ठीक है। इनके उसमें शराब बैन, किसी प्रकार का मुजरा पुजरा या किसी प्रकार का मनोरंजन करना सब बैन था। ओनली ये एक हमारे भारत की सबसे बड़ी सेना थी उस समय 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो था 1914 में शुरू हुआ था। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में जगतपुरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था। मूल रूप से ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर के उराव समुदाय में होने वाली कुप्रथाओं को रोकने और जमींदारों की नीतियों का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन के अनुयायी महात्मा गांधी से प्रभावित थे। ऐसा था, जो वहाँ के बड़े बड़े जमींदार जो थे उनकी नीतियाँ बहुत ख़राब थी। जब किसी प्रकार की कुछ कमी होती है जब आंदोलन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है विक्रम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस क्रांति की बात की गई है?
तो ये है सन्यासी विद्रोह, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, विक्रम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास जिस आनंद मठ है, जिसमें सन्यासी विद्रोह की बात की गई है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला, यानी कि ये पूरे 27 वर्षों तक चला, जो 1770 के भीषण अकाल के बाद बंगाल में उभरा, जिसका तत्कालिक कारण हिंदुओं और मुसलमानों के तीर्थ स्थानों पर अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। देखिए, अंग्रेज़ सबसे पहले ये चाहते थे कि हम पूर्ण रूप से सत्ता प्राप्त कर लें, और मुस्लिमों की सत्ता तो चली रही थी भारत पे मुग़लों की। सबसे पहले तो उन्होंने उन जनता को अपनी ओर करा जो मुग़लों की सत्ता से परेशान थे, और करने के बाद फिर मुग़लों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जिसने सन्यासियों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर उतर आए। वॉरेन हेस्टिंग ने लंबे सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को कुचलने में सफलता पाई। देखिए, जो इतिहास है, अगर सच में हम समझ के पढ़ें तो काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिलती है यहाँ से। कैसे किसी ने साजिश रची भारत पर आक्रमण करके उसे ग़ुलाम बनाने की। पहले से ही 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके अनुसार फिर वही क्यों राज करने लगे थे, उन्हीं का क्यों इतिहास है, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वो एक संगठित रूप में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, विक्रम चंद्र चटर्जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की विषय वस्तु किस पर आधारित थी? तो ये थी सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये हमने सब पढ़ चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, 1946 में तेभंगा आंदोलन की घटना कहाँ हुई थी? ये हुई थी बंगाल में। अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन इसी का ही पढ़ा है। तो तेभंगा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ था, और इस आंदोलन का नेता कंपाराम सिंह और भवन सिंह चड्ढा थे, ठीक है। ज़्यादा खास नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, इन कथनों पर विचार करना है। ये क्या कहते हैं? देखिए, कथन है ये कि ब्रिटिश भारत सरकार ने नील आंदोलन 1859 से 60 तक का एक निरंतर तरीके से जवाब दिया था। नहीं, गलत है। पबना किसान विरोध रैयतवाड़ी प्रणाली के अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। ये भी गलत है, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसका। ना तो ये है ना ये है। ये कैसे है? देखिए, ये कथन कोई सा भी सही नहीं है इसमें, क्योंकि नील आंदोलन 1859-60 ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। ये जो ब्रिटिश क्या करते थे, ज़मींदारों को किसान बना के उन्हें ज़मीन दे दे करे थे, तो जो छोटे छोटे किसान थे उनके द्वारा किया गया विद्रोह था, क्योंकि उन्हें उन शर्तों के तहत नील उगाने पर मजबूर किया गया जो कि किसान के लिए प्रतिकूल था। मतलब वो नील नहीं उगाते थे भारत में, लेकिन अंग्रेज़ों ने नील उगाने पर मजबूर किया। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बहुत संघर्ष किया। देखिए, ये किसानों ने कितना संघर्ष किया था। गांधी जी चंपारण आंदोलन के समय जाके नील की मतलब कृषि को में कर व्यवस्था भी कम कर पाए थे, जिसके फलस्वरूप स्थिति की गंभीरता समझकर सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं को पर सुझाव देने के लिए नील आयोग का गठन भी किया था। इसके अलावा पबना किसान विद्रोह जो 1873 से 76 के बीच चला, जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन था, न कि रैयतवाड़ी प्रणाली के अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध था। देखिए, आंदोलन बहुत ज़्यादा भारत में चल रहे थे, लेकिन किसके खिलाफ? सिर्फ जो ब्रिटिश सत्ताधारी थे उनके खिलाफ। और एक मज़े की बात और, कोई मुसलमान तो किसान था नहीं उस टाइम में। मुसलमान चाहता था कि इनसे मौका मिले तो हम राज करें, तो इसलिए कि सारा आंदोलन जो जुड़वाया है वो भारतीय किसानों से ही जुड़वाया है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भारतीय होने का गर्व मुसलमानों को नहीं था। मुसलमानों को ये था कि हम सत्ता कैसे प्राप्त करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1921 में एक आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1921 में जो एक आंदोलन हुआ था उसके बारे में कौन सा आंदोलन सही है, ये देखना है हमें।
तो इसमें मुझे लगे तीनों ही सत्य हैं। चलो देखते हैं। मुख्यतः अनियत कारण की आर्थिक अधिक किराया था। यहाँ तक कि अभिलेखित दरों से 50% अधिक था। बाबा रामचंद्र इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। ये भी सही है, ये भी सही है। इस आंदोलन को प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठान द्वारा चिन्हित किया गया था। ये भी सही है। तो आंसर तो सभी सही है इसके, लेकिन एक बार इसका बारे में पढ़ लेते हैं इसे करके, क्या मामला था ये। देखिए 1921 के एक आंदोलन के संबंध में विकल्प पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, क्योंकि यह आंदोलन अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी केंद्र यानी यूपी के कई जिलों में था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पारसी साहब थे। आंदोलन का मुख्य कारण उच्च दर था। उच्च दर यानी कि उच्च कर वसूलने वाला था, जो आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में दर्ज किया गया था कि 50% से भी अधिक है भाई। इस आंदोलन में बाबा रामचंद्र के रूप में एक व्यक्ति का उदय हुआ। बाबा रामचंद्र इस बात को समझे, तब उन्होंने एक भूमिका निभाई। सारे किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन के हिस्से के रूप में आयोजित बैठकों में धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा एकता का प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह होता था। कहते थे कि हमें धार्मिक सभा करनी है भाई। जब भी अंग्रेज को पता नहीं चलता था, अगर ये वैसे किसानों को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो अंग्रेज़ों को पता भी चलता है इस बात का। तो इन्होंने दूसरे तरीके से काम करा। यह आंदोलन 1922 में समाप्त हो गया। ठीक है, अगला है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन है सी, बरदौली सत्याग्रह में। देखिए इनका भी काफ़ी भारत में एकता का संदेश रहा है। इन्होंने भारत को जोड़ा है। आज भी इनकी सबसे बड़ी मूर्ति बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने साबरमती गुजरात में बनाई है। ऑप्शन है सी, जो है बरदौली सत्याग्रह गुजरात का एक प्रमुख किसान आंदोलन था जो 1928 में हुआ था, और वहाँ से प्रभावित होकर महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। ठीक है, अगला है, किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो महात्मा गांधी ने प्रथम किसान आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो चंपारण से किया था 1917 में, और बिहार जो है वहाँ पे एक चंपारण स्थान है, वहाँ से किया था। इसके बारे में और पढ़ते हैं, आइए। देखिए वहाँ के एक राजकुमार थे, राजकुमार शुल्क ने गांधी जी से कहा था आप यहाँ आओ, और यहाँ पर जो किसानों के साथ ज़मीन पर कर लूटा जा रहा है, 20 में से 3 भाग पर नील की खेती करने का अनिवार्य रूप कर दिया गया। इन्हें कम करके 25% पर वापस कराया गया। और राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक आदि गांधी जी के इस आंदोलन में सहयोगी थे। बस एक बात इतिहास में समझ में आई, गांधी जी के साथ कभी भी मुस्लिमों ने साथ नहीं दिया। पूरे इतिहास में देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कूका किनको कहा गया। यह है बी, नामधारी। नामधारी को कूका कहा गया था। बाबा राम सिंह ने ही नामधारी आंदोलन चलाया था। इसमें मगध मतलब कि मारना निषेध था, गोमांस खाना निषेध था, जो हम वृक्षों की पूजा करते हैं उसे प्रतिरूप से करना अनिवार्य था, महिलाओं का सम्मान पर बल दिया गया। तो काफ़ी अच्छा था ये। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह जो 1921 में शुरू हुआ था। मोपला विद्रोह एक मुस्लिम काश्तकार थे जो मालाबार क्षेत्र में निवास करते थे, जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे। देखिए जो लोग कहते हैं ना बीजेपी की सरकार में हिंदू मुस्लिम हो रही, तो पहले से हिंदू मुस्लिम होती आ रही, अब क्या हो रही। मुस्लिम धर्मगुरु के उग्र भाषण और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर मोपलाओं ने एक हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया, जो बाद में मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गया। देखिए कभी कभार तो अंग्रेज इन मुस्लिमों से मिल जाते थे, किस पर राज करने के लिए, किसको गुलाम बनाने के लिए, हिंदुओं को गुलाम बनाने के लिए। कभी कभी अंग्रेज कर मुस्लिमों पर आक्रमण करे थे, किसे अब हिंदुओं को भाषण देके कि ये तुम्हारा शोषण कर रहे हैं।
कभी कभी मुसलमान से हमें पिटवा दिया करते थे। तो यो चक्र यहीं का यहीं चल गया था और इन पर राज करने वाला यही था सबसे बड़ा अंग्रेज। आइए अगला क्वेश्चन है, किसने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये क्या था, बाबा रामचंद्र जी ने। देखिए 1920 में अवध में किसान सभा का गठन किया था। अवध प्रांत में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर, देवराय नारायण पांडे आदि सहयोग से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? नील की खेती से जुड़ा हुआ था। ये सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, पढ़ेंगे कुछ इसमें? चलो पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चंपारण सत्याग्रह संबंध नील खेती से हो रहा था। चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने करार किया था, जिसके तहत किसानों को अपनी कृषि क्षेत्र के 20 में से 3 भाग देना अनिवार्य था खेती के रूप में। देखिए जिसे 3 कठिया भी कहा जाता है कि 20 में से 3 देंगे हम, 3 कठिया कहा जाता था। बाद में बाजार में नील खेती की मांग गिरावट आने लगी क्योंकि ये उगा नहीं रहे और इन पर ज़्यादा कर था, इस वजह से इसे बंद करने लगने लगे थे। साथ ही अंग्रेज बागान मालिक जो इस प्रकार का खेती क्या करते थे उसको बागान मालिक कहते थे, उसे करार मुक्त करने के बदले मोटी लगान की मांग करने लगे कि हम तुमसे मोटी लगान करेंगे, तुमसे मोटी कर वसूलेंगे अगर तुम नील की खेती नहीं करोगे। इसके बाद चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आह्वान किया कि आप आओ और ये आंदोलन को एक आंदोलन का रोल निभा के और यहाँ का स्थिति को बिल्कुल सुधार करो। ठीक है, तब इन्होंने वापस लिया था। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन के बारे में कौन सा कथन पर विचार करें? ताना भगत आंदोलन के बारे में इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि ताना भगत एक आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मिलते हैं। गलत, ताना भगत हैं बंगाली। ठीक है, उन्होंने गांधी जी, अगला वो है, उन्होंने गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध की विचारधारा का विरोध किया था। ये भी गलत, उन्होंने कहाँ गांधी जी की विचारधारा का विरोध किया था भाई, वो तो बंगाल के थे और तो पहले की बात है, गांधी जी तो बाद में आए थे। अगला है, यह जमींदार विरोधी आंदोलन था। ये सही है भाई, तो तीसरा ऑप्शन सही है इसमें, नहीं बाकी सब गलत है। देखिए बंगाल बिहार जो है वहाँ के थे ये, वर्तमान में जो इस टाइम बिहार में पहुँच चुका है प्रांत। ताना भगत आंदोलन 1914 से 20 तक चला था और तब कि 1920 तक गांधी जी पूर्ण रूप से बंगाल भी नहीं पहुँचे थे, बिहार तक चंपारण तक पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसानों की मुख्य शिकायत थी कि 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया सिस्टम्स, जो अभी मैंने बताया है 3 भाग पर, ये 4 में से 1 भाग उन्हें देना होता था, 3 भाग अपने पास रखना होता था। अब है 1855, किस ब्रिटिश कमांडर को संथालों ने 1855 में पराजित कर दिया था? तो ये थे मेजर बोरो। मेजर बोरो संथाल परगना में स्थित ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिंधु कानू इस विद्रोह के नेता थे, इन्होंने ही ब्रिटिश कमांडर मेजर बोरो को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन एकता होनी चाहिए किसी भी चीज़ को हराने के लिए। आज के समय में एकता कम है। बिरसा मुंडा एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी ने जहां धार्मिक सहस्त्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था वो था झारखंड। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है, रांची में उनकी आज सबसे बड़ी मूर्ति भी लगाई गई है। आंदोलन को उल्गू लगान के नाम से जाना जाता है, उल्गू लगान। ठीक है, और अगला है, कौन से नेता 1820 से 32 के दौरान खासी विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो ये थे तुम्हारे तीरथ सिंह और बरमलिक सिंह। ठीक है, 2 नेता थे, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए अंग्रेजी के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह
अच्छा, ज़्यादातर आपने देखे हैं हमारे भारतीयों ने मुस्लिमों से सिर्फ आक्रमण करा, युद्ध करा, ठीक है, और लेकिन जो विद्रोह करा वो सिर्फ अंग्रेज़ों के विरुद्ध करा, ठीक है। कितना सुधार आ गया था, क्योंकि अलग अलग हम जातियों में बँट गए थे, अलग अलग रियासतों में बँट गए थे, एक होने का समय नहीं दिया था अंग्रेज़ों ने। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो बीच में लूट लिया करते थे, मार दिया करते थे और जेल में डाल दिया करते थे। इसी वजह से हमें एक होने नहीं दिया। 4 साल तक, 400 साल तक इन्हें हमें इधर से इधर को, इधर से इधर को, कभी मुग़लों से पिटवा रहे, कभी अपने सैनिकों से पिटवा रहे थे। तो ऐसे ही था। चलो पढ़ते हैं हम। अंग्रेजी के विरुद्ध खासी जनजाति का विद्रोह 1830 से 32 में खासी पहाड़ियाँ जो मेघालय में है, सिलहट के मध्य सैनिक मार्ग बनाना था, उसके विरुद्ध में हुआ था। राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी के समय साथ साथ खमपट्टी एवं सिपाहो जनजातियों ने विद्रोह किया था। 2 जनजाति थी, खपट्टी और सिपाहो। बरमणिक तथा मुकुंद सिंह ने इस विद्रोह में तीरथ सिंह का साथ दिया था, ठीक है। आइए अगला है, चंपारण नील आंदोलन का नेता कौन था? तो महात्मा गांधी थे। ये तो हमने कई बार क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो ये इसका देख लिया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। सिंपल है, 1936 में बैठक हुई थी, लखनऊ में आयोजित किया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष या संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। और ये बिहार के प्रांत के भी संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन दंगा आयोग का गठन का एक कारण कौन सा था? इनमें से बताना है। तो एक कारण था दंगों के कारण छानबीन करना। जो दंगे होते थे उनमें छानबीन करना कि कैसे दंगे हो रहे हैं, क्या प्लानिंग है इनकी। आइए, इन्होंने एक आयोग का गठन किया था, क्या क्या काम करता था उसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए, दक्कन दंगा आयोग को किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध किए गए दंगों की प्रकृति एवं उपकरणों को छानबीन के लिए गठित किया गया था। ऐसा था, जो भारतीय किसान थे वो बड़े जमींदार थे, ये आपस में बैठकर किसी इनके प्रति एक नीति रचा करते थे कि कैसे हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है या फिर मारना है, अपनी हुकूमत द्वारा से लानी है। तो वो कामयाब ना हो जाए, इसलिए अंग्रेज़ों ने दक्कन दंगा आयोग की स्थापना करी थी। दक्कन विद्रोह या दंगा महाराष्ट्र के पूर्णा, अहमदाबाद, सतार, सोलापुर आदि जिलों में 1875 तक मुख्य रूप से फैल गया था। यह विद्रोह साहूकार के विरुद्ध किया गया था। साहूकार जो होते जमींदार, जो पैसा या फिर पहले रियासतों के राजा हुआ करते थे, उनके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने दक्कन दंगा आयोग का गठन किया था, और इस किसानों की स्थिति सुधारने के लिए। क्योंकि किसानों को एक तरफ ये था कि किसानों को उनका हक नहीं मिल गया, जमींदार साहूकार नहीं देना चाहते थे, लेकिन वही सब साहूकार जमींदार जो थे वो इस प्रकार की नीतियाँ खेलते थे कि अंग्रेज़ों को बिना बताए किसानों को लूट लिया करते थे। एक तरफ अंग्रेज़ हमारे हक में भी थे, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज़ हमें सुधारना भी चाहते थे और हमें फिर लूटना भी चाहते थे। तो 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम को पारित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, महान समाज सुधारक ज्योतिराव फूले के बारे में कौन सा वाक्यों को पढ़ते हैं? उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया। देखिए, उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया, ये बात तो बिल्कुल समाज नहीं बनाया था उन्होंने किसी प्रकार का, ये गलत है। अगस्त 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला था, ये बात भी सही है, ये बात भी गलत है। चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन है इसका सी। दोनों ही ऑप्शन गलत है। ना तो 1848 में उन्होंने वो खोला था विद्यालय, ना ही इन्होंने समाज सेवा स्टार्ट करी थी। देखिए क्या था, हम पढ़ते हैं।
ज्योतिबा फूले, जिन्हें महात्मा फूले के नाम से जाना जाता है, एक प्रख्यात समाज सुधारक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन्होंने जो ब्राह्मणों के अंडवारों और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथ की बुराइयों से, ऐसा था उस समय मुग़लों की सरकार थी और मुग़लों में कई विद्वान, कई लेखक ऐसे थे जो ब्राह्मणों के ग्रंथों को अपने अनुसार लिखते थे और छोटी छोटी जातियों में उनकी बातों को फैलाया करते थे। उसमें कई प्रकार की बातें ऐसी जोड़ी गई थी जो हमें आपस में एक दूसरे को बांटे। तो इन्होंने, इनके हाथ वही ग्रंथ लग गए थे ज्योतिबा फूले के, जो ये कह रहे थे कि जातिवाद और ज़्यादा बढ़ावा हो सकता है, जातिवाद से आदमी नष्ट हो सकता है पूरी तरीके से। तो इन्होंने जो है उन ग्रंथों को बायकॉट करके पूरी तरीके से छोटी छोटी जातियों को बचाने का उद्देश्य से 1873 में बम्बई में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों से कि आप इन ग्रंथों में जो इन मुग़लों के द्वारा, लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं, इन्हें या तो तुम जला दो या नष्ट कर दो, ताकि ये छोटी जातियों वालों को परेशान ना करें। तो आज के रूप में जो हेट हमारे उसमें फैल रही है वो इन्हीं ग्रंथों की वजह से फैल रही है। लेकिन वाले ग्रंथ ये पढ़ नहीं पा रहे हैं जो मूल रूप से हमारे और सभी भारतीयों के लिए वो एक समाज सुधारक बन सकते हैं। वो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके साथ ही ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की मुक्ति के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की। अतः दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ये कथन दोनों सत्य हैं। एक मिनट रुकिए भाई। उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया, ठीक है। अगस्त 1948 में 1848 में लड़कियों के लिए खोला, ये भी सही है। तो यानी कि दोनों सही थे ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नेता कौन से थे? भारत धार्मिक महामंडल 1902 में से जुड़े थे। वो थे तुम्हारे पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। भारत धर्म महामंडल से 1902 में पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत करीब से जुड़े हुए थे। धात्विक है कि भारत धर्म महामंडल 1887 में हरिद्वार में पंडित दीनदयालु शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। एक प्रमुख हिंदू संगठन था जिन्होंने 15 मई 1899 को दिल्ली में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू रूढ़िवाद को आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन से बचाना था। मतलब आर्य समाज की जो स्थापना कर रही थी वो सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने की थी, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो करी थी वो करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनसे बचाना मतलब क्या था कि, चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की कुछ क्वेश्चन है। जो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी वो करी थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, लेकिन ये अंग्रेज़ों के साथ चलकर काफ़ी ज़्यादा सुधार करा इन्होंने। आइए देखते हैं। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी और 1828 में ब्रह्म समाज, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया, की स्थापना करी थी। यानी कि 3 आत्मीय सभा की और कलकत्ता में करी थी यूनिटी सोसाइटी की, और 1828 में करी थी ब्रह्म सभा की स्थापना। 1866 में ब्रह्म समाज को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला था ब्रह्म समाज, दूसरा था आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन ने मुख्य रूप से आगे बढ़ाया और आदि ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, अगला को वो है क्वेश्चन। देखिए, राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं किया जा सकता है किससे, आइए देखते हैं। यह है 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। देखिए, संस्कृति भाषा में ज़्यादा योगदान नहीं था इनका, लेकिन ये जो था अंग्रेजी को प्रोन्नति देते थे क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ रहते थे।
और विधवा पुनर्विवाह की इन्होंने वो रखी थी। इनका कहना था जिनका भी आदमी मर जाए वो औरत को जलाया नहीं जाए, उस औरत को, ठीक है, उस औरत का विवाह किसी और से करा दिया जाए या वो अपना पालन पोषण कर सकती है। सती प्रथा का उन्मूलन किया था इन्होंने, ठीक है। और अगला है महिलाओं को स्वतंत्र कराने की इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन है 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने बताई थी आपको, केशव चंद्र सेन जी ने करी थी। जो आदि ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी थी। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। देखिए इसकी स्थापना 1867 में मुंबई में हुई थी। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे के शामिल होने के बाद ये लोकप्रिय हो गए थे। यह प्रसिद्ध तेलुगु सुधारक और लेखक कंदुकरी बेरिसिंगलम द्वारा दक्षिण भारत में फैलाया गया था। देखिए प्रार्थना समाज एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। इस समाज में हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ भी उठाई गई थी। अगला है भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? वो थे राजा राम मोहन राय। देखिए एक बात इसमें है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे जो पहले बार आए थे भारत के, उन्होंने कानून बनाकर सती प्रथा को ख़त्म करा था। बिना कानून बने सती प्रथा ख़त्म नहीं हो रही थी। तो ऐसा नहीं है अंग्रेज हमारे लिए हित में नहीं थे, लेकिन हित में थे, लेकिन हमारा शोषण भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करा। नीचे कुछ भारतीय सुधार आंदोलन दिए गए हैं जिन्हें सुधारवादी या पुनरुत्थान आंदोलन को दो व्यापक श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो वो थे तुम्हारे प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी 31 मार्च 1867 को बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे द्वारा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्यतः जाति प्रथा का विरोध, देखिए जाति प्रथा में जो विरोध चले करता उसका विरोध कर किया था। और बाल विवाह ना हो, इसका बालकों को पढ़ने का अवसर मिले और बालकों को समझने का अवसर मिले। और जो उल्टी सीधी मूर्तियों की पूजा करते थे लोगों की, तो उनकी मूर्तियों का पूजा करना बंद करें, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का समाज सुधारक होता था उसकी मूर्ति बना के पूजा करनी शुरू कर दे करते थे। छुआछूत बहुत होती थी, आज भी छुआछूत बहुत कम स्तर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि कानून है भारत में। जैसे समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए तथा विवाह स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान रहा इनका भारत में। आइए अगला समाज आर्य समाज के क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना मैंने बताई थी आपको, दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, ठीक है। 1857 में स्थापना हुई थी। एक आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों की ओर के मूल्यों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार थे। किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। देखिए इन्होंने एक स्थापना भी करी थी, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक, समाज नेता एवं और आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी और बाद में इसका मुख्य लाहौर में स्थापित किया गया, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। देखिए इनके जो विचार थे, उनकी प्रसिद्ध एक लिखी हुई रचना है, रचना पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश की, या ऑप्शन एग्ज़ाम में आती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलो आज